ब्लड कंपोजिशन इज योर वाटर, योर सीरम। बाकी जो है वो आपके ब्लड सेल्स हैं। तो नेचर ने ब्लड सेल्स को डिवाइड दिया है 3 कैटेगरीज के अंदर, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड वन इज वियर प्लेटलेट्स। एम्ब्रेस क्यों कर रहे हैं बच्चे? Sir, your voice is not clear. जी Sir, your voice is not clear. आपकी आवाज, मेरी आवाज तो जा रही है, एवरीथिंग इज ओके मेरी तरफ से यहाँ से। to try to solve it। चीजें ऐसी हैं जो कि आपका जो ब्लड है दैट इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, द फ्लूइड एंड द ब्लड सेल्स। जो 3 ब्लड सेल्स टाइप के ब्लड सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स अटैच्ड विद हेमोग्लोबिन, जिसका फंक्शन है आपके ऑक्सीजन को लंग्स से कैरी करना और टिश्यूज या सेल्स को डिलीवर करना। Second, your WBC, that is made up of lymphocytes, neutrophils, eosinophils, basophils. They are typical white blood cells which protect to your body from so many organisms, means they are building block of your immunity. और तीसरी चीज जो कुदरत उसके अंदर रखी है that is your platelets, which help in making a clot when there is any type of the बिल्डिंग विल बी देयर। तो ये चीजें काफी, अब मैं सबको हैंड रेस तो नहीं कर सकता बच्चे, अगर सबको हैंड रेस के भी ऊपर ऐसे मैं रिप्लाई करता रहूंगा तो ये क्लास यही खत्म हो जाएगी। नेटवर्क इश्यूज मेरी तरफ से नहीं है, यहाँ से एवरीथिंग ओके है। अगर वहां पर कोई इशू आ रहा है आपके पास तो आपका नेटवर्क का कोई इशू होगा। From my side, there is no any issues here. मेरे पास कोई इशू नहीं बच्चे यहाँ। जी नूरुल्लाह शेख। इसमें वो आवाज का था, लेकिन अब सही आ रहा है आवाज। सही आ रहा है ना? ओके। अब सही है। हम बात कर रहे थे कि आपके पास 3 टाइप के ब्लड सेल्स हैं, हम 2 को छोड़ देते हैं। टुडे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी WBC, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी प्लेटलेट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट दी योर मेन ब्लड सेल्स, दैट इज योर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। हमारे पास एक केस है, आपके क्लिनिक के ऊपर एक केस आती है, एक पेशेंट आती है, वो केस क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि उसके जो कंप्लेंट्स हैं, शी इज प्रेग्नेंट लेडी ऑफ 28 years old, वो 28 साल की एक प्रेग्नेंट लेडी है। प्रीवियसली उसके 2 किड्स हैं, 2 बच्चे हैं। नाउ शी इज अगेन प्रेग्नेंट। नाउ शी इज कंप्लेनिंग अबाउट कि मुझे काम करने में तकलीफ होती है, वीकनेस होती है, सांस, जब मैं काम करती हूँ तो सांस मेरी फूल जाती है। और जब आपने उसको एग्जामाइन किया तो आपको पहले लुक के अंदर उसको पता चला कि आपके जो पेशेंट का लुक है वो पेल है, मीन्स ही इज लुकिंग लाइक पेल, नॉट एज अ रेडिश जो चीज होती है वो नहीं है। जब उसका ब्लड सीपी कराया गया तो मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं हेमोग्लोबिन को, स्पेशली प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर मैं 2 चीजों के ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे। हियर इज वी हैव हेमोग्लोबिन
जो यहाँ पर इसका 10.3 है, जो नॉर्मल इसका 12.3 या 15.3 होना चाहिए था, शी हैज 10.3। और दूसरी चीज जो यहाँ पर मैं आपको चाहता हूँ कि फोकस करें, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, दैट इज योर 70। इस पेशेंट का 70 है, नॉर्मली जो है वो 80 to 96 मीन्स MCV। दो चीजों पे मैं फोकस करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। आज हम इन दो चीजों के ऊपर बात करेंगे। नंबर वन, द हेमोग्लोबिन, नंबर सेकेंड, द कंसेप्ट ऑफ द MCV। उसी के ऊपर हम बात करके हम आगे जाएंगे। हम बहुत सारी चीजों को टच यहाँ पर नहीं करेंगे, जो चीज फोकस्ड होगी वो बेहतर होगी। तो सबसे पहले एनीमिया, इट इज अ मेडिकल कंडीशन इन व्हिच द ब्लड सेल काउंट और हेमोग्लोबिन इज लेस देन नॉर्मल। कि आपका जो हेमोग्लोबिन लेवल है वो नॉर्मल से कम हो जाए तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि ये एनीमिया है। अब जब नॉर्मल की तरफ जाते हैं तो मेल के अंदर अगर हेमोग्लोबिन लेवल 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए, या फिर फीमेल के अंदर 12 ग्राम पर डेसीलीटर कम हो जाए, सो वी कैटेगराइज देम एज एन पेशेंट ऑफ द एनीमिया। उसको हम फिर एनीमिया की तरफ ले जाते हैं कि इस पेशेंट को एनीमिया है। अगर मेल है उसके अंदर HP लेवल जो है वो 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो, या फिर फीमेल है तो उसके अंदर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो, तो हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं कि ये पेशेंट इज ऑफ एनीमिया। जो एनीमिया के हमें सिम्टम्स मिलते हैं उसमें मोस्ट कॉमनली फटीग है, वीकनेस है, डिजीनेस है। और अगर और भी ज़्यादा सीवियर हो जाए तो आपके पास पेल स्किन हो जाएगी, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। जब आपके पास हेमोग्लोबिन कम होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, तो जाहिर सी बात है टिश्यूज के पास ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, तो टिश्यूज क्या करेंगे, वो आपके सिग्नल्स देंगे आपके हार्ट को थ्रू द सिंपैथेटिक सिस्टम, वो हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुंचाओ, वी आर हैव डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, हमारे पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, इसलिए वो एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को प्रोव करते हैं। जाहिर सी बात है जब ऑक्सीजन सही नहीं होगी तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो सकती है, कभी कभी चेस्ट पेन, हेडेक, लेग पेन, और फिर इंसोम्निया मींस देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द स्लीप आल्सो। तो ये चीजें कॉमनली हमें मिलती हैं इन पेशेंट विद द एनीमिया। अब यहाँ पर एक जनरल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो वो बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है। अब यहाँ जैसे डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ये सिग्नल आपके किडनीज की तरफ जाता है, वहां पर कुछ ऐसे सेल्स हैं, दे विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन hormone. This erythropoietin then released from here, from the kidney cells, comes down to the blood, goes down to the bone marrow, और बोन मैरो के पास जाके वो आपके ब्लड के RBC सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं। So this is a normal physiological mechanism through which deficiency of oxygen is overcome by the body. जब भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, the signals goes to the kidneys, from where normal erythropoietin synthesis increases. That erythropoietin will go into the blood, then into the bone marrow, और फिर वो बोन मैरो को सिग्नल देता है कि आप आरबीसी की जो स्टेम सेल्स फॉर्मेशन है उनको बढ़ाएं, तो वहां से आरबीसी की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाए और आरबीसी आपकी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को ओवरकम करे। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है, हाउ एनीमिया occurs, एनीमिया कैसे हो सकती है। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज योर रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन, कि आपकी जो सिंथेसिस ऑफ आरबीसी है वो सिंथेसिस कम हो जाए। तो कम जब होगी जब जो रॉ मटेरियल है
चाहे वो फॉलिक एसिड हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो विटामिन B12 हो, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, जो आपके हेल्प करते हैं फॉर सिंथेसिस एंड मैच्योरेशन ऑफ योर आरबीसी। एप्लास्टिक एनीमिया मीन्स आपका जो बोन मैरो है वो इस चीज के लिए एबल नहीं है कि वो सिंथेसिस करे आपकी आरबीसी की, उनको जो स्टीम सेल्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, या फिर कोई ऐसा जेनेटिकल डिसऑर्डर है जो आपकी आरबीसी सिंथेसिस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो आरबीसी प्रोडक्शन को कम कर देंगी, वो एनीमिया कहलाएगी। या फिर आपके पेशेंट के अंदर ब्लड लॉस हो रहा है, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो क्रोनिक हो, क्रोनिक कोई जीआईटी प्रॉब्लम है उसके अंदर, चाहे पेप्टिक अल्सर हो, चाहे उसके अंदर आईबीएस हो, मीन्स इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर, जिसके अंदर अल्सर्स होती हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, वहां से कंटिन्यूसली लो वॉल्यूम कोई ब्लड आउट हो रहा है, तो वो पेशेंट उसको पता ही नहीं चल रहा इन द फीसिस कि उसके अंदर जो है ब्लड लॉस हो रहा है, तो वो भी आपके पेशेंट को एनीमिया की तरफ धकेल सकता है। या फिर हीमोलाइसिस, जो चीज बनी हुई है बन तो सही रही है, लेकिन जो नॉर्मल चीज 120 डेज तक उसकी आरबीसी की लाइफ थी वो 120 डेज से पहले ही टूट फूट रहे हैं, उनके ब्रेकअप हो गई है। तो अल्टीमेटली चीज क्या कम हो रही है, योर आरबीसी, चाहे वो ब्लड लॉस से हो, चाहे वो हीमोलाइसिस से हो, चाहे वो आपकी प्रोडक्शन से हो, दे ऑल लीड्स टू दी एनीमिया। जब एनीमिया होगी तो आपके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के अंदर डेफिशिएंसी होगी, और जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट डेफिशिएंट हो जाएगी तो टिश्यू हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाएगी। तो फिर आपको काफ़ी सिम्टम्स मिलते हैं जो हमने डिस्कस किए कि टेकिकार्डिया होगी, वर्क कैपेसिटी कम हो जाएगी हार्ट की, फटीगिबिलिटी होगी, डिस्निया होगी, वीकनेस होगी, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ योर हेमोग्लोबिन या आरबीसी। अब जो एनीमिया आई, हमने पता चल गया कि इस जो पेशेंट प्रेग्नेंट लेडी आई है उसका हमने आपने ब्लड सीपी या जिसको हम आजकल सीबीसी कह रहे हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट कह रहे हैं, उसकी रिपोर्ट जब आपने मांगी आपको पता चला कि उसकी जो एचपी लेवल है वो 10.3 है, तो यू डायग्नोज दैट शी इज द पेशेंट ऑफ एनीमिया। अब एनीमिया को ये कैटेगराइज करते हैं कि कुछ नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होती है, अगर उसकी एमसीवी 80 और 100 के बीच में हो, कुछ मैक्रोसाइटिक एनीमिया होती है अगर उसकी एमसीवी मोर देन 100 हो, और कुछ इसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं अगर उसकी एमसीवी बिलो 80 हो। अब बात ये आती है कि व्हाट इज मीन बाय एमसीवी, मीन कॉर्पस वॉल्यूम हकर है क्या, यहां पर हम पढ़ेंगे। ये आपके पास नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स है, तो नॉर्मल पिक्चर के साथ यहां पर अगर आप देखोगे कि आरबीसी की कमी हो चुकी है, तो मीन्स आपने इसको डायग्नोज कर दिया दैट इज अ एनीमिया। और अगर आरबीसी की साइज की तरफ जाएंगे, दे आर स्मॉलर देन योर नॉर्मल आरबीसी साइज, इसलिए हम इसको माइक्रोसाइटिक बोलते हैं कि जो आरबीसी की जो नॉर्मल साइज है उससे ये छोटे हैं आरबीसी, सो वी कॉल देम एज अ माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अगर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर नॉर्मल आरबीसी आपके पास नजर आ रहा है, और यहाँ पर आपको जो आरबीसी है वो लार्ज है और लार्ज इन साइज है, सो वी कॉल देम एज अ मैक्रोसाइटिक एनीमिया। When there is a deficiency of hemoglobin or RBC with decrease in size, we call them as microcytic anemia. If there is a deficiency of your RBC or hemoglobin with increased size of your RBCs, we call them as a macrocytic anemia. यहाँ तक ये चीजें हमने क्लियर की। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर माइक्रोसाइटिक है, मैक्रोसाइटिक है, नॉर्मोसाइटिक है। हम ये जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया है
MCH की तरफ नहीं जा रहे, उस पर बात नहीं कर रहे, हम MCV पे ऊपर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, तो बिलो आपके पास 78 MCV है। उसके जो मोस्ट कॉमन काजेज हैं वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या फिर वो थैलेसीमिया है। फिर हम बात करते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया, जिसके अंदर आपकी MCV मोर देन 98 है। कोई 98 लिखता है, कोई 100 लिखता है, डिपेंड अपॉन योर लैब रिपोर्ट्स। फिर यहाँ पर उसने क्या दिया, ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया, जिसके अंदर मेगालोब्लास्टिक एनीमियास कहलाते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर नॉर्मोसाइटिक है, जिसके अंदर MCV आपकी नॉर्मल है। अगर इसका एक्यूट ब्लड लॉस हो जाए, मोस्ट हेमोरेटिक एनीमियाज हैं, एनीमियाज ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर्स या बोन मैरो फेलियर, उनके अंदर जो एनीमिया होती है वो नॉर्मल साइज की होती है। ऑब्वियसली नॉर्मल साइज के होंगे लेकिन कम होंगे। तो ये हमने कैटेगराइज किया कि देयर इज अ माइक्रोसाइटिक एंड द मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो हम बात कर रहे हैं आपकी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ऊपर आज। अब इसकी पिक्चर कैसी होगी, जब आप CBC रिपोर्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट देखेंगे, उस रिपोर्ट के अंदर आपको नजर आएगा कि उसकी HP कम है, हेमोग्लोबिन कम है उसकी। तो हमारी जो नजरें हैं वो एकदम MCV की तरफ जाती हैं कि यार इसकी HP कम है, हेमोग्लोबिन इसकी 10 है, तो इसकी MCV कितनी है आकर। अगर MCV बिलो 78 है, 75 है, तो हम कहते हैं कि ये माइक्रोसाइटिक हो सकती है। माइक्रोसाइटिक के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट काजेस, आयरन डेफिशिएंसी एंड थैलेसीमिया। तो मोस्ट कॉमन चीज हमारे पास जो मिलती है वो आयरन डेफिशिएंसी होती है। अगर इसकी MCV मोर देन 100 है, 109, 110 लाइक दिस, मींस MCV इसकी बढ़ी हुई है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन है, MCV बढ़ी हुई है, तो मींस क्या हुआ, उसके अंदर किसी और चीज की डेफिशिएंसी है, नॉट द आयरन, दैट इज योर फोलिक एसिड या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। We categorize them as a मैक्रोसाइटिक एनीमिया, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। जो मेगालोब्लास्टिक का जो दो कारण है, दो रीजंस हैं, या तो वो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होगी या फिर उसके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। तो यहाँ तक एक चीज कम से कम आपके पास क्लियर होगी कि जब भी आपके पास ब्लड CP रिपोर्ट आएगी तो कम से कम आप उसके एनीमिया को डायग्नोस कर सकते हो और उसके MCV बेस पे उसके बिहाइंड रीजंस को क्ल्यू ले सकते हो। इट इज नॉट अ डायग्नोस्टिक। ब्लड जो CBC रिपोर्ट है वो कभी डायग्नोस्टिक नहीं होती, वो आपको क्ल्यू देती है कि ये हो सकता है। अगर MCV कम है, आपको लगा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो फिर आप सीरम फेरेटिन लेवल भी कराओगे, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी कराओगे, और फिर दूसरे टेस्ट आ जाते हैं जो कंफर्म करते हैं कि इस वाकई इस पेशेंट के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। हमारे सेटअप में जहाँ पर बहुत सारे पुअर पेशेंट्स होते हैं, अगर आप हर पेशेंट को ये टेस्ट लिख के देंगे तो दूसरी मरतबा वो या तो आएगा नहीं, तो या उसके ध्यान में ये चीज़ आ जाएगी कि ये पेशेंट, ये इसका कोई किसी लैब के साथ कोई कनेक्शन है, कोई इसकी कमीशन है जो बार बार ये हमें लैब्स लिख के देता है। तो यहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो हम नहीं कर पाते, हम क्ल्यू के ऊपर या हम इसको डायग्नोस करके उसकी ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। So we are talking now about the iron deficiency anemia. Iron is required for, sorry, iron is required for hemoglobin production. In the absence of adequate iron, small red cells with insufficient hemoglobin are formed. तो उसके अंदर जो RBC बनेगी वो स्मॉल और insufficiently hemoglobin के साथ बनेंगे, which will give rise a picture of your microcytic means छोटे, hypochromic means आपकी जो hemoglobin pigment है वो कम है, एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये है आपका हेमोग्लोबिन
यहाँ पर सारी कहानी आपकी इसके इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ पर आपको दो डिफरेंट टाइप ऑफ चेन्स नजर आएंगे, अल्फा एंड बीटा चेन्स, जो नॉर्मली आपके एडल्ट हेमोग्लोबिन के अंदर मिलते हैं। हमें पता है जब कोई प्रोटीन बनता है तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड चेन के साथ मिलता है। तो यहाँ पर एक हेमोग्लोबिन प्रोटीन है, दिस इज योर two chains maybe of alpha and two chains maybe of beta. In each chain we have one iron atom. हर एक चेन के पास एक आयरन का एटम होता है, मीन्स एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास 4 आयरन एटम होते हैं, 2 अल्फा चेन्स के पास, 2 आपके बीटा चेन के पास। वो जो आपके पास आयरन एटम है वो क्या करते हैं, वो एक आयरन एटम आपके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या 2 ऑक्सीजन एटम को कैरी करते हैं। अगेन रिपीटिंग, वी हैव 4 iron atoms in one hemoglobin molecule. Each iron atom is capable to bind with the one molecule of your oxygen or 2 atoms of your oxygen. So means अगर हम 4 आयरन एटम है 1 हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास, तो वो 8 ऑक्सीजन एटम्स को बाइंड कर सकता है। जब भी हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी, जब भी आयरन की डेफिशिएंसी होगी, तो क्या होगा, ये आयरन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और पेशेंट के अंदर काफी फटीग, वीकनेस, डिस्निया के सिम्टम्स आपको मिलते हैं। जो आयरन हम लेते हैं इन द डाइट, वो 10 to 20 मिलीग्राम ऑफ आयरन वी यूजुअली टेक इन द डाइट, जो डेली हम लेते हैं, उसमें से सिर्फ 1 to 2 मिलीग्राम पर डे एब्जॉर्ब होता है आयरन। 1 से 2 मिलीग्राम वो आयरन जो है वो एब्जॉर्ब होता है। देन दिस आयरन जब एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर आता है, तो वहां पर एक प्रोटीन है जो इसको कैरी करता है, दिस इज अ कैरियर प्रोटीन, ट्रांसफेरेंट प्रोटीन, जो इसको ट्रांसफर करता है ब्लड के अंदर। और जो आयरन 1 to 2 मिलीग्राम जो एब्जॉर्ब हुआ है, उसका 75% यूज किया जाता है आपके हेमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए, 10 to 20% उसको स्टोर किया जाता है इन फॉर्म ऑफ योर फेरेटिन, और 5 से 10% जो है वो अदर प्रोसेस में यूज होता है। और डेली लॉस भी आपकी यही 1 to 2 मिलीग्राम पर डे होती है नॉर्मल आरबीसी टूटने से। तो वो वहां से एब्जॉर्ब कर लेता है, वहां से वो निकल जाता है, तो वो चीज बैलेंस रहती है इन बिटवीन योर बॉडी। तो ये नॉर्मल एक फिजियोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन है आपके आयरन की और उसकी यूजेज की इन द ह्यूमन बॉडी, कि जितना आयरन एब्जॉर्ब देते हैं 10 to 20 मिलीग्राम, उसमें से सिर्फ 1 से 2 मिलीग्राम एब्जॉर्ब होता है, और जो एब्जॉर्ब होता है उसका 75% आपका यूज होता है for the synthesis of your hemoglobin, 10 to 40% for the synthesis of ferritin and stored in the liver, and 5 to 10% for the other processes. ये नॉर्मल मैकेनिज्म था कि यहाँ पर आप अगर आप देखोगे पैरस फॉर्म के अंदर आयरन है जो एपोट्रांसफर के साथ बाइंड करता है, चला गया आपके ब्लड म्यूकोसा सेल्स के अंदर, फिर वो दोबारा जाके आपके ब्लड के अंदर ट्रांसफर के साथ बाइंड करके ये यूज किया जाता है फॉर द हेमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए। बायोकेमिस्ट्री के अंदर अगर आपको हेमोग्लोबिन पढ़ाया गया होगा, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डीपली उन्हें आपसे डिस्कस किया होगा हाउ आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन विच फॉर्म एंड हाउ इट इज ट्रांसफर्ड। अब बात ये है, जो हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात कर रहे हैं, उसके डिफरेंट काजेस क्या है। सबसे पहले डेफिशिएंसी ऑफ योर डाइट, मीन्स जो आप चीज खा रहे हो उसके अंदर आपके आयरन की डेफिशिएंसी है, आयरन रिच कंपाउंड्स आप नहीं ले रहे, इसलिए वो डेफिशिएंट हो रही है। डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन, जब आप आयरन ले भी ली इन द जीआईटी के अंदर, जीआईटी के अंदर कोई ऐसी डिजीज है जो उस आयरन को एब्जॉर्ब होने नहीं दे रही, जैसे हम जिंक डेफिशिएंसी हो जाए, सीलिएक स्प्रू वन ऑफ द डिसऑर्डर, जिनके अंदर आयरन की एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होती। या फिर हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई हो, जैसे प्रेगनेंसी हो जाती है, तो प्रेगनेंसी बात सी बात है,
जो फीचर्स उसके अंदर पल रहा है, ग्रो कर रहा है, उसको भी आयरन की जरूरत है, लेकिन जो मदर है उसको आयरन सही तरीके से वो डाइटरी इंटेक नहीं कर रही, तो रिक्वायरमेंट बढ़ गई। जब रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो जाहिर सी बात है वो कहाँ से लेगा, वो मदर से लेगा। लेकिन जब मदर से लेगा तो मदर के अंदर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर वो मदर टिपिकल आयरन सप्लीमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सही तरीके से नहीं ले रही। ब्लड लॉस, कंटिन्यूसली ब्लड लॉस हो रहा है फ्रॉम जीआईटी या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, या फिर वो ब्लड डोनेशन के अंदर। अगर कोई बार बार ब्लड डोनेट कर रहा है विदाउट एनी गैप तो वो भी डेफिशिएंसी करा सकता है। या फिर हेमोग्लोबिन यूरिया जो बन रहा है वो निकल जा रहा है इन द यूरिन, या फिर आयरन sequestration, this is known as the pulmonary hemosidosis. It is the one of the disorder when there is a iron depositioning occur in the lungs. आयरन की डिपोजिशन हो जाती है लंग्स के अंदर। अब जो आयरन आ रहा है वो डिपोजिट हो रहा है लंग्स के अंदर, द आयरन इज नॉट अवेलेबल इन द ब्लड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। तो कुछ कंडीशन के अंदर ये कहता है इडियोपैथिक, जिसके हमें काजेज अभी पता नहीं है। So all these causes may lead to the iron deficiency anemia. ये सारे causes आपके iron deficiency anemia की तरफ ले जाते हैं। Now, यहाँ पर ये क्वेश्चन राइज होता है कि जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाए, आपके पास पेशेंट आया, आपने उसकी सीबीसी करवाई, सीबीसी के अंदर आपने देखा कि उसका एचपी 10 है, और जब आपकी नजरें पड़ी एमसीवी के ऊपर, एमसीवी बिलो 75 है, तो आपने डायग्नोस कर दिया कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पेशेंट है। मीन्स आपको क्लू मिल गया कि ये आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। हो सकता है आपके पेशेंट को अगर आप पता करेंगे, पूछेंगे कि आप डाइट क्या क्या खाते हो, तो चल जाएगा आपको। कोई जीआईटी के अंदर गड़बड़ तो नहीं है, कोई डायरिया वगैरह तो नहीं रहती। तीसरी, प्रेगनेंसी तो नहीं है, बच्चे हैं, बच्चा जो छोटा बच्चा है वो कितने साल का है, कितने महीनों का है, वो कहेगी नहीं 2 महीनों का है, 3 महीनों का है, तो मीन्स वहां पर जरूरत पड़ रही ज्यादा। या फिर कोई पैखाना के अंदर कोई ब्लड नहीं आ रहा, या फिर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर लेडी पेशेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल सही तरीके से आ रही है, ज्यादा नहीं आ रही, ज्यादा देर तक या ज्यादा दिन तक तो नहीं चल रही, या फिर आप बार बार उसको ब्लड डोनेशन की तरफ तो नहीं लेके जा रहे। तो ये सारी हिस्ट्री जब आप पूछेंगे तो आपको क्लियर मिल जाएगा कि हो सकता है इसके बिहाइंड रीजन क्या है। जब बिहाइंड रीजन पड़ जाता है तो हम जो कोशिश करते हैं उस रीजन को ट्रीट करें, उस काज को ट्रीट करें। उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे आयरन देना पड़ेगा। वी हैव टू एडमिनिस्टर दी आयरन। जो आयरन हम देते हैं वो आयरन हमारे पास 2 फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, एक तो ओरल फॉर्म के अंदर और एक इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर। So ferrous sulfate, ferrous gluconate, ferrous fumarate, they are the oral formulation of the iron therapy. And iron dextran, iron sucrose complex, iron sodium gluconate complex, ये जो है आपके, ये आपके parenteral form of the iron therapy। चीज ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है, मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है कि कौन से ओरल फॉर्म के अंदर आपके पास अवेलेबल है आयरन, और कौन सा फॉर्मुलेशन जो है वो पैरेंटल फॉर्म ऑफ योर आयरन थेरेपी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। सो डेली रिकमेंडेशन ऑफ आयरन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी इन एडल्ट इज रेंज बिटवीन 150 to 200 मिलीग्राम पर डे ऑफ एलिमेंटल आयरन। जो हम देते हैं वो 150 to 200 मिलीग्राम पर डे देते हैं। No evidence that one iron preparation is more effective than another. यहाँ पर हमें कोई एविडेंस नहीं है, जो आयरन प्रिपरेशन भी हमने यहाँ देखी है, एक प्रिपरेशन दूसरे से ज्यादा बेहतर है, ऐसी कोई चीज हमें मिली नहीं है। जब हम आयरन थेरेपी देते हैं तो उसके जो रेटिकुलोसाइटोसिस, ये इमेच्योर फॉर्म ऑफ आरबीसी है जो आपके ब्लड में पहुंचते हैं, वो रेटिक काउंट बढ़ रहा शुरू हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली इन 7 days, और rise in HP of approximately 2 ग्राम पर डेसीलीटर over 3 weeks। अगर आप ये डोज थेरेपी देते हो तो आपका आयरन जो 3 से 4 हफ्तों में 2 ग्राम पर डेसीलीटर बढ़ना शुरू हो जाता है।
तो आपकी जो HP लेवल है वो आस्ता आस्ता इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। ये थी आपकी नॉर्मल डोजेज, नॉर्मल थेरापी जो हम दे रहे हैं इन द आयरन फॉर्म। अब जाहिर सी बात है, जब आप आयरन थेरापी देते हैं उसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे कि 10 to 20% of patients complaining of nausea, epigastric distress, vomiting after taking oral iron preparation। जब भी वो आयरन प्रिपरेशन लेता है तो वो नाजिया, वोमिटिंग या एपिगेस्ट्रिक डिस्ट्रेस उसको फील होती है। हो सकता है किसी पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन और किसी के अंदर वो डायरिया कराता है। ब्लैक स्टूल, पेशेंट आएगा आपके पास कि जब से डॉक्टर साहब आपने मुझे गोलियां देना शुरू की, लेना शुरू किए, मेरा पैखाना जो है वो ब्लैक कलर का है। तो डजंट मैटर, वो आयरन पार्टिकल्स होते हैं जो आपके पैखाने के अंदर आते हैं, उसकी वजह से उसका कलर ब्लैक होगा, तो इसको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पेशेंट आया नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया के साथ, तो उसको आप कैसे ओवरकम करें? हम कोशिश करते हैं कि उसके जो स्मॉलर डोजेस का कोशिश करते हैं। अगर वो 200 मिलीग्राम ले रहा है तो उसको अपार्ट कर दें 100 मिलीग्राम BD, अगर 100 किया तो 50 मिलीग्राम BD। तो हम कोशिश करते हैं कि उसको स्मॉलर डोजेस से स्टार्ट करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ना हो। स्विच फ्रॉम टेबलेट टू अ लिक्विड प्रिपरेशन। अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है तो फिर हम टेबलेट से सिरप या सस्पेंशन की तरफ जा सकते हैं, हो सकता है उससे भी वो बेहतर हो जाए। अब हमारे पास है पैरेंटल थेरेपी। अब पैरेंटल थेरेपी हम कब देंगे? रिजर्व फॉर पेशेंट्स विथ डॉक्यूमेंटेड आयरन डेफिशिएंसी who are unable to tolerate or absorb iron, oral iron। अगर कोई पेशेंट आपका ओरल आयरन नहीं ले सकता या फिर ओरल आयरन लेने से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे नाजिया है, वोमिटिंग है, डायरिया है, तो हम उस पेशेंट के अंदर हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं टुवर्ड दी पैरेंटल आयरन थेरेपी। या फिर वो पेशेंट विद एक्सटेंसिव ब्लड लॉस which cannot be maintained with oral iron alone। ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, ज्यादा डेफिशिएंसी हो गई है, आपकी आयरन डेफिशिएंसी हो गई है हेमोग्लोबिन की, तो हम उसको इंजेक्टेबल दे सकते हैं। या फिर वो पेशेंट जिनके अंदर GIT के अंदर प्रॉब्लम है या पोस्ट गैस्ट्रिक्टोमी कंडीशंस हैं, प्रीवियस स्मॉल बाउल रिसेक्शन हुई है, किसने ऑपरेट किया है, उसका स्मॉल बाउल में स्मॉल इंटेस्टाइन को काट दिया है, तो ज़्यादा से उसका सरफेस एरिया कम हो गया तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, अगर लेगा तो वो वैसे डायरिया के अंदर निकल जाएगा आयरन। या फिर मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, वो चीज़ उसकी जो चीज़ वो खाता है पीता है उसकी एब्जॉर्प्शन सही तरीके से न हो पाती। तो इस पेशेंट के अंदर हम पैरेंटल आयरन थेरेपी देते हैं। अब जब पैरेंटल आयरन थेरेपी आप दोगे तो लोकल पेन हो सकता है, टिश्यू की स्टेनिंग हो सकती है जहां पर आप दे रहे हो, हेडेक, फीवर, कभी कभी पेन इन द जॉइंट्स, आर्थ्राल्जिया। 3 चीजें यहाँ पर जो मोस्ट कॉमनली आ रही हैं, ब्रोंकोस्पाज्म, अर्टिकेरिया, एनाफाइलैक्सिस। These are the allergic reaction disorders in a patient with the iron therapy। अगर आपने पैरेंटल आयरन थेरेपी देनी है, कभी भी ध्यान में रखिएगा, कभी भी वो आयरन थेरेपी घर पर या क्लिनिक के ऊपर नहीं देते। वो हमेशा उस सेटअप में देते हैं जहां पर आपके पास लाइफ सेविंग ड्रग्स और दूसरी रेस्पिरेटरी या इंट्रावास्कुलर चीजें अवेलेबल हों। You should not administer the drug। कभी भी आप उसको ऐसे पैरेंटल आयरन थेरेपी नहीं देंगे। अगर आप दोगे हो सकता है उसको, लेकिन रेयर केसेस है, लेकिन हो सकता है उसको सीवियर रिएक्शन हो जाए और आपका पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी डेथ हो जाए। तो कभी भी पैरेंटल आयरन थेरेपी हम घर पर नहीं दे सकते, नहीं देनी चाहिए। अगर क्लिनिक पर कोई देता है तो वो जरूर
आपका जो आपके पास उसके डॉक्टर के पास सपोजिटरी होंगी, लाइफ सेविंग ड्रग्स होनी चाहिए जो इस रिएक्शन को ओवरकम कर सके। मोस्टली जो क्लिनिक के ऊपर भी दे देते हैं, घर पर भी दे देते हैं, नहीं रिएक्शन होता है उसके जहन में ये चीज़ होती है, लेकिन किसी किसी पेशेंट के साथ इतना बुरा हो जाता है कि वो आप सोच नहीं सकते। तो वी शुड नॉट एडमिनिस्टर दिस थिंग इन द क्लिनिक या घर के ऊपर। So it was all about your megaloblastic anemia. We will go through this in the next class. हम यहाँ पर आयरन डेफिशिएंसी के ऊपर ही ट्रैक करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, ये आशी में आस्क।